एंड वेलकम टू आवर चैनल। यूपी पीसीएस पीवाईक्यू सीरीज जो हमारी चल रही है, जिसमें हम 2013 से लेके 2023 तक के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, उसमें हम लोग आज करेंगे 2018 का पेपर। जितने भी लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके पेपर के लिए, आपकी पीसीएस और आरओ के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या फ्लोराइड? तो ये पैदा करती है आपकी ओजोन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेनेटिंग, पनीर, जैव प्रौद्योगिकी, प्लास्मिड्स, गोल्डन चावल, विटामिन ए और ओजोन परत, ट्रोपोस्फियर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका ओजोन परत। ओजोन परत जो है वो ट्रोपोस्फियर में नहीं बल्कि स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आप देख लीजिए, ये लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर है। यहाँ आप जो देख रहे हैं ये है आपकी ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ये आप चार्ट बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। ट्रोपोस्फियर जिसका टेम्परेचर जो है 15 से लेके 56.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। यहाँ पर बादल बनते हैं, बर्फ है, पहाड़ है, जितनी भी मौसमी गतिविधियां हैं, हॉट एयर बैलून है, पैसेंजर प्लेन है, ये सारी चीजें आपके ट्रोपोस्फियर में ही चलती हैं। इसके अलावा आप अगर इसकी दूरी की बात करते हैं तो 0 से लेके 12 से 18 किलोमीटर की दूरी ट्रोपोस्फियर की होती है। इसके बाद अगर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ एक छोटी सी लेयर आपको दिखाई दे रही होगी, इसे कहते हैं ट्रोपोपास। ट्रोपोपास वो स्थान होगा जो कि आपके ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच की चीज होती है, यानी कि कह सकते हैं आप उसको बफर स्टेट है। इसके ऊपर जैसे ही आप जाएंगे आपका स्ट्रेटोस्फियर आ जाता है, जिसका टेम्परेचर -56.5 से लेके -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। स्ट्रेटोस्फियर ये परत है आपकी, और ये लगभग 11 से लेके 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसी परत में ओजोन लेयर भी पाई जाती है। इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर भी एक छोटी सी लाइन होती है, पतली सी लाइन होती है, जिसे बोलते हैं स्ट्रेटोपास। इसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो फिर आ जाती है आपकी लेयर मेसोस्फेयर की। मेसोस्फेयर में क्या होता है, इसका आप सेंटीग्रेड देख सकते हैं, -2.5 से लेके -86.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा इसके जो किलोमीटर है वो 40 से 50 से लेके 80 से लेके 90 किलोमीटर का क्षेत्र होता है। साथ ही साथ अगर आप बात करें तो जो मेट्रोलॉजिकल रॉकेट्स होते हैं, साथ ही साथ मेट्रोर्स जो होते हैं, वो आपके मीसोस्फीयर्स में ही पाए जाते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो उल्कापिंड होते हैं वो किस परत तक आते हैं, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि मेट्रोइड्स रॉकेट्स जो होते हैं वो किस परत में पाए जाते हैं, तो वो मेसोस्फीयर्स होगा। इसके बाद फिर आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे फिर एक छोटी सी परत होगी, एक छोटी सी लाइन होती है, जिसे आप मेसोपास कहते हैं, और उसके ऊपर आ जाता है आपका थर्मोस्फेयर की परत। थर्मोस्फेयर जो कि 80 से 90 से लेके 800 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसका टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो -86.5 से लेके 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये वो क्षेत्र है जहां पर आपको अरोरा दिखाई देता है। ठीक है, क्या दिखाई देता है? अरोरा दिखाई देता है। इसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो ये आ जाता है आपका एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जिसकी जो अगर दूरी की बात करते हैं तो 800 से लेके 3000 किलोमीटर तक है, और टेम्परेचर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ठीक है, तो इसमें आपके जितने भी सैटेलाइट होते हैं, स्पेसशिप होते हैं, वो सारे एक्सोस्फीयर में भेजे जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे सैटेलाइट हुए या क्या बोलते हैं स्पेसशिप हुए किस परत तक जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्सोस्फीयर। इसके अलावा मैं टेम्परेचर और आपको इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे गर्म परत कौन सी है, वायुमंडल की वो कौन सी परत है जिसका तापमान न्यूनतम है, कौन सी परत है जिसका तापमान अधिकतम है। तो इसीलिए आपको ये सारी परतों को इस तरीके से भी देखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जेवी
नालिंकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना गया है? ज्योतिष, खगोलिकी, ब्रह्मांडिकी या नैनो प्रौद्योगिकी? तो अगर विज्ञान की बात करते हैं तो ज्योतिष को अभी तक विज्ञान नहीं माना गया है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेम रॉन्टजेन ने किया है? रेडियो, एक्सरे मशीन, बिजली का बल्ब या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो एक्सरे मशीन का जो आविष्कार है वो रॉन्टजेन के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसके द्वारा दी गई है? जैकब और मोनोट के द्वारा, वॉटसन और क्रिक के द्वारा, एच.डी. खुराना के द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो वॉटसन और क्रिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें या एक्स किरणें? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका एक्स किरणें। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मीथेन निम्न में से किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है? केवल धान के खेतों से, केवल दीमक की बाम्बी से या ए और बी दोनों से? तो ये ए और बी दोनों से निकलती है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में कौन सा अर्धचालक है? ठीक है, अर्धचालक यानी कि जो चालक और कुचालक दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है, बीच की जो विशेषता होती है वो अर्धचालक की विशेषता कहलाती है। तो इनमें से कौन सा अर्धचालक है वो बताना है। तो देखिए सिलिकॉन जो है वो अर्धचालक की श्रेणी में आता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? भारत और रूस, भारत चीन, भारत इजराइल, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भारत और रूस का ये संयुक्त उपक्रम है। भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी के नाम पर ब्रह्मोस मिसाइल बना है, याद रखिएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है सामाजिक विकास पर, राजनीतिक विकास पर, परिवहन एवं संचार विकास पर या अंतरराष्ट्रीय संगठन पर? तो ये है आपका परिवहन एवं संचार विकास पर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? रेशम, शहद, लाख या मोती? तो जो मोती है वो कीटों से प्राप्त नहीं होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और ये जीव से प्राप्त होता है। ठीक है, बाकी ये रेशम हुआ, शहद हुआ, लाख हुए, ये सब कीटों से प्राप्त होते हैं। विशेषताएं होती हैं जब आप साइंस पढ़ेंगे, साइंस में जब बायोलॉजी को पढ़ते हैं, बायोलॉजी में जब आप कीटों, जीवन, इन सब की विशेषता देखते हैं तो कीटों की अपनी एक विशेषता होती है जिससे आप अलग कर पाते हैं कि कौन सा कीट होगा, कौन सा जीव होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट को डेसिबल स्तर पर प्रदर्शित करता है? यानी कि आप जो पेड़ों की पत्तों की जो सरसराहट होती है वो कितने डेसिबल तक होती है वो बताना है। सीधी सीधी बात ये है। तो ये होती है 20 डेसिबल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, कूड़े कचरे को इनमें रखने के लिए, हरे पेड़ों को काटने के लिए या खाद बनाने के लिए? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कूड़े कचरे को जलाने के लिए इंसिनरेटर का प्रयोग हम करते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। हरित गृह प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस गैस क्या है? सीधी बात बतानी है। इसमें जो पूछा गया है कि हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो वैश्विक ताप में वृद्धि, वैश्विक ताप में कमी, सागर जल के ताप में वृद्धि, नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि। तो ग्लोबल वार्मिंग पड़ रही है, ठीक है, तो यही है आपके जब ग्रीन हाउस गैस होती है तो जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो वैश्विक ताप है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? इथेन, ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन? तो मीथेन जो है वो प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है, याद रखिए। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो ये है आपका डिक्लोफिलेक। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न देशों में से कौन सा 2015 में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन था? यानी कि किसके द्वारा 2015 में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा उत्सर्जित की गई थी? तो ये की गई थी चीन के द्वारा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती है, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी, भारत आपदा मुक्त देश है, मैंग्रोव चक्रवातों का
प्रभाव कम करते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो देखिए, प्राकृतिक आपदाएं सबसे ज्यादा विकासशील देशों को प्रभावित करती है, सही बात है। ठीक है, क्यों सही बात है कि विकसित देशों ने बहुत सारे प्रयोग कर चुके हैं, तो उस टाइम पे जो अपने आप को इतना विकसित कर चुके हैं कि अगर वो कोई नया एक्सपेरिमेंट करते भी हैं तो उनके अंदर वो क्षमता, वो कैपेसिटी है कि वो उस नुकसान से उभर सके। लेकिन विकासशील देश जो कि बहुत मुश्किल से एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें भी अगर उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा पैसा ले लो, क्षमता ले लो, वो खर्च हो जाती है रिकवर करने के लिए। तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो विकासशील देशों पर ही पड़ता है। भोपाल गैस त्रासदी आपको पता है मानव निर्मित त्रासदी थी। ठीक है, मैंग्रोव चक्रवातों के प्रभाव को कम करते हैं, ये भी सही है। लेकिन भारत आपदा मुक्त देश है, ये सही नहीं है, याद रखिएगा। भारत में भी कई सारी आपदाएं हैं, जानते हैं आप, बाढ़ की समस्या रहती है, इसके अलावा भूकंप की समस्या रहती है। तो ये दोनों ही आपके, तीन आपके सही होंगे, यानी कि 1 2 4 आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? कॉस्मिक किरण, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन या पराध्वनिक तरंग का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो प्रकाश है उसका जो वेग होता है वो अधिकतम होता है। ठीक है, ग्रेफीन क्या है? कार्बन का मिश्र धातु, कार्बन का नैनो प्रतिरूप, कार्बन का समस्थानिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप जो है उसे ग्रेफीन कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, किसमें होता है? तो इस्पात में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। आप जानते हैं कि अगर आप कहीं खाली कमरे में कुछ बजा रहे हैं वो अलग बात है, ताली बजा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप किसी छड़ को या कोई डंडा है आपके हाथ में और उसे स्टील पे या लोहे पे मारेंगे तो बहुत तेज आवाज होती है, तो इस्पात में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। अगला क्वेश्चन है, धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट या कार्बन डाइऑक्साइड? तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। धुएं से जो आंखें प्रभावित होती हैं उसके लिए जो जिम्मेदार कारक होता है वो होता है आपका पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, निम्न में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? संतरा, सेब, गाजर, आंवला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंवला। आप जानते हैं संतरा भी खट्टा होता है, लेकिन अगर हम सर्वोत्तम की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छा पूछा गया है, तो सबसे अच्छा जो स्रोत होगा वो आपका आंवला होगा। आइंस्टाइन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो उन्हें दिया गया था प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आइंस्टाइन का जो ठीक है प्रकाश विद्युत सिद्धांत है उसी के लिए उनको दिया था, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, कोयला ऊर्जा? तो सौर ऊर्जा जो है वो पर्यावरण प्रदूषण उत्पादित नहीं करता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सूचियां ने रखी हैं, समुद्रगुप्त के, दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश हैं, इसके अलावा उनके राज्य दे रखे हैं। तो धनंजय, नीलराज, उग्रसेन, विष्णुगुप्त का संबंध किस राज्य से ये बताना है। तो धनंजय का संबंध है कुस्तलपुर से, नीलराज का संबंध है अवमुक्त से, उग्रसेन का संबंध है आपके पालक्का से, और विष्णुगुप्त का संबंध है कंची से, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, या हुलास? तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। ठीक है, लोथल जो है वो आपके गुजरात में है। आलमगीरपुर और हुलास ये दोनों ही आपके उत्तर प्रदेश में आते हैं, यानी कि 3 और 4 आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? श्रेणी, नगरम, नामदेशी या मणिग्राम? तो नामदेशी जो है वो विदेशी व्यापार से संबंधित थी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न ये रखा है, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया था, सही बात है। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। तो दोनों ही कथन सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी
किस लेख से मिलती है, ठीक है, किस लेख से जानकारी मिलती है ये बताना है। तो ये मिलती है आपके अयोध्या लेख से, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप एक चीज और याद रखिएगा, अगर आप लोगों को ये पीपीटी चाहिए या प्रीवियस जितनी भी मैंने आपको क्लासेस दी हैं उनकी पीपीटी अगर आपको लेनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है तैयारी परीक्षा की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत में चकला शब्द का प्रयोग हुआ था, किसके लिए हुआ था? परगना के समानार्थी के लिए, सरकार के समानार्थी के लिए, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था और लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। उपलिखित में से कोई नहीं। तो ये है आपका ऑप्शन सी, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, ठीक है, चकला, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। 32 क्वेश्चन है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था आपके चौथ के नाम से, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दिल्ली में परगना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया गया था महामंगा के द्वारा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? स्थान और नेतृत्व दे रखे हैं, संबलपुर सुरेंद्र शाही, गंजाम राधाकृष्ण दंडसेन, कश्मीर गुलाब सिंह, लखनऊ लियाकत अली। तो देखिए इसका जो सही नहीं है पूछा है तो डी आपका सही नहीं है, क्योंकि लियाकत अली ने इलाहाबाद का नेतृत्व किया था और लखनऊ का किया था हजरत महल ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर वही क्वेश्चन है, रियासत और शासक दे रखे हैं, देवगिरी शंकर देव, वारंगल रामचंद्र देव, होयसर वीर बल्लाल और मदुरा वीर पांडे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वारंगल के रामचंद्र देव नहीं थे, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको इसमें जो है देखिए ग्रंथ नहीं होगा, ये है आपके जो मुगल शासक है उनका क्रम बताना है कि कौन से पहले आए थे कौन से बाद में आए थे, मोहम्मद शाह, जहांगीर शाह, आलमगीर शाह, अहमद शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। पहले जहांगीर शाह आए थे, उसके बाद मोहम्मद शाह, फिर आए थे अहमद शाह और बाद में आए थे आपके आलमगीर प्रथम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? वाजसनेयी, मैत्रायणी, तैत्तिरीय या काठक? तो ये है आपकी वाजसनेयी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दो कथन दे रखे हैं, कथन ए है आपका भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, आर है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी यही कारण है। तो दोनों ही कथन सही है, व्याख्या भी सही की गई है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। निम्नलिखित मंदिरों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बृहदेश्वर मंदिर, गंगैकोंड मंदिर, ठीक है, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर और सप्त पैगोड़ा मंदिर। इसका क्रम बताना है तो इसका जो सही क्रम होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि सबसे पहले सप्त पैगोड़ा की स्थापना हुई थी, उसके बाद महाबलीपुरम के तटीय मंदिर की स्थापना हुई, फिर बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना हुई और उसके बाद चोलपुरम के गंगैकोंड मंदिर की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और लगभग हमारे 20 मिनट भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। आपको पता होगा जिस तरीके से मैं सीक्वेंस में आपके क्वेश्चन पेपर लेके चल रही हूँ, क्वेश्चन का जो लेवल होता है, जिस तरीके से अगर एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है तो उसमें थोड़ा सा टाइम जाता है। 2018 में का ये जो पेपर मैं सॉल्व करा रही हूँ इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसी तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन या कनिष्क? तो हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है वो खारवेल के बारे में जानकारी देता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं बागोर से, सी ऑप्शन आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अदीना मस्जिद मांडू, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर, दाखिल दरवाजा गौड़, तीन दरवाजा अहमदाबाद। तो अदीना मस्जिद जो है वो मांडू में नहीं है, मादा में, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्रुवदास भगत, नामावली, नाभादास भक्तमाल, रसखान रसिक प्रिय, उस्मान चित्रावली। तो रसिक प्रिय वो रसखान ने नहीं लिखी थी, इसी हिसाब से सी ऑप्शन आपका सही होगा। 44वां क्वेश्चन है, निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली
संस्था कहकर उसका उपहास उड़ाया था। तो 1885 में कांग्रेस की जब स्थापना होती है तब उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके डफरिन। तो डफरिन ने ही मजाक उड़ाया था, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कथन ए दे रखा है 1946 में मुस्लिम लीग में कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। 1946 में गठित अंतरिम सरकार ने मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, हंटर आयोग, सैडलर आयोग, वुड का घोषणा पत्र और सार्जेंट परियोजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो आपकी हंटर आयोग है। ठीक है, हंटर आयोग की स्थापना हुई थी आपके 1882 में, सैडलर आयोग की स्थापना हुई थी 1917 में, वुड का घोषणा पत्र आपका आया था 1854 में और सार्जेंट परियोजना आपकी आई थी 1944 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की है? तो ये की गई थी विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वी.डी. सावरकर के द्वारा। बी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? संथाल 1855, कोल 1831, खासी 1829 और अहोम 1815। कल मैंने जो आपको पेपर सॉल्व कराया था 2019 का, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था और संथाल ही दे रखा था। ठीक है, तब भी मैंने आपका इसका बैकग्राउंड डिस्कस किया था। देखिए, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं पीवाईक्यू करने से यही फायदा होता है कि रिपीटेड क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आपके माइंड में रह जाते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे जो अहोम विद्रोह है वो 1855 में नहीं हुआ था बल्कि वो हुआ था 1828 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया है जो कि यहाँ पर है? देखिए, हमारे भारतीय जो प्रस्तावना है उसमें 3 तरीके के न्याय की बात की गई है। ठीक है, 3 तरीके का न्याय कौन सा है? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय। 5 तरीके की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, 2 तरीके की समानता की बात की गई है और आपके भ्रातृत्व की बात की गई है। आगे देख लेते हैं, प्रस्तावना देख लीजिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 हो गए हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये प्रस्तावना है आपकी, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 51वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर मतलब संविधान में नहीं दी गई है, उसके बारे में कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन फिर भी वो संस्था है, कानून के द्वारा या नॉर्मल रूल्स के द्वारा उसे बना दिया गया है, तो वो है आपका नीति आयोग। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग आपको पता है 315 आर्टिकल में, वित्त आयोग 280 में दे रखा है और निर्वाचन आयोग 324 में है। नीति आयोग जो है वो आपकी संविधानेतर संस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरकार या आयोग की संस्तुतियां निम्न में से किससे संबंधित है? राजस्व का वितरण से, राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य से, संसद की सदस्यता से या केंद्र राज्य संबंध से? तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम या स्विट्जरलैंड? तो ब्रिटेन में प्रारंभ की गई थी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है और ब्रिटेन से ही हमने अपने यहाँ अडॉप्ट कर लिया है। निम्न में से कौन किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? राष्ट्रपति के अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने के लिए कार्यवाही करना, एक नई अखिल
भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, तो यही सही है। राज्यसभा में इसकी जो अखिल भारतीय सेवा जो सृजित करने की शक्ति अनन्य दे रखी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, भारत के संविधान में किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? तो ये है आपका भाग 2। भाग 2 में नागरिकता दे रखी है, 1 में आपके संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र दे रखी है, 9 में पंचायत दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा 7वां जो भाग है वो निश्चित कर दिया है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों को संसद में संशोधन कर सकती है कितने बहुमत से? अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, 3/4 बहुमत द्वारा, अपने 1/3 सदस्यों के अनुसमर्थन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2/3 बहुमत से ही ये कर सकती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा? ये संसद नहीं है, सांसद है। तो ये है आपका 60 दिन, यानी कि लगभग 2 महीने तक अगर कोई बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो क्या कहते हैं, उसको अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन 60 दिन से 1 दिन भी ऊपर होता है तो उसे अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समलैंगिक संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्न में से किससे संबंधित है? भारतीय दंड संहिता 377 से। तो यही है आपका, भारतीय दंड संहिता 377 से संबंधित समलैंगिक संबंध थे। तो उस टाइम पे करंट का टॉपिक था, क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। राज्य की नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही आपके नीति निर्देशक तत्व है। समाजवादी के गुण भी हैं, गांधीवादी के गुण भी हैं और साथ ही साथ बौद्धिकतावादी के गुण भी नीति निर्देशक तत्व अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। 60वां क्वेश्चन है, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अनन्य संसाधन को बचाते हुए कौन सी अवधारणा की परिभाषा की गई है? सीधी सी बात है, आज की जरूरत पूरी करो लेकिन आने वाले भविष्य के लिए भी संसाधनों को बचा लो। ये कौन सी अवधारणा है? पिछले कई लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है आपकी संपोषणीय, ठीक है, संधारणीय या फिर आपकी, ठीक है, संपोषणीय विकास जो हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो ये निर्धारण किया जाता है योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग बन चुका है, उसके द्वारा, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्न राज्यों में से कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? यानी कि कौन सा राज्य कौन सा राज्य है जो प्रथम स्थान रखता है सड़कों की लंबाई के मामले में? तो महाराष्ट्र इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्न में से किससे संबंधित है? बिक्री कर, आयकर, उत्पाद कर या सेवा कर? तो अगर डायरेक्ट टैक्स की बात की जा रही है तो इनकम टैक्स जो है वो आपका डायरेक्ट टैक्स है। टाइप ऑफ टैक्स दे रखे हैं यहाँ पे, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, सिक्योरिटी एंड ट्रांजैक्शन टैक्स, कैपिटल गेनिंग टैक्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट टैक्स जो टैक्स आते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वैट, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ टैक्स हो गए आप लोगों के। याद रखिएगा, जो हमारा नया मानसून सत्र आ रहा है, मानसून सत्र के बाद बजट सेशन आएगा। मानसून सत्र में आपका बजट जो है वो आएगा 2024 और 2025 के लिए। जो पिछली बार 1 फरवरी को बजट घोषित किया गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, वो अंतरिम बजट था, ठीक है। अभी आगे सेशन करते हैं तो देखते हैं अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में क्या अंतर होता है। तो याद रखिएगा, टैक्सेशन को लेकर हो सकता है कुछ ऊपर नीचे प्रावधान किए गए हो बजट में। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया है? तो आर्थिक मंत्री परिषद है आपका योजना आयोग। योजना आयोग से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया था उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हिदायतुल्लाह, अहमदी, भगवती, आनंद। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन का एक भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है,
ठीक है, क्योंकि जब जनहित याचिका को शामिल किया गया था उस समय मुख्य न्यायाधीश जो थे वो चंद्रचूड़ थे और भगवती के द्वारा लाया गया था, ये मुख्य न्यायाधीश रहे थे, लेकिन बाद के टाइम पे रहे थे। तो जो इस क्वेश्चन को आयोग के द्वारा बाहर निकाल दिया गया था, यानी कि इसे हटा दिया गया था, क्वेश्चन को याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि है, सही तिथि है आपकी 24 जनवरी 1950। ठीक है, जो डेट्स है उन्हें याद रखिएगा, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो अभी जो मैंने आपको प्रस्तावना दिखाई थी उसमें एक डेट दे रखी थी 26 नवंबर 1949। उस तारीख को संविधान दिवस मनाया जाता है और उस तारीख को संविधान को एक्सेप्ट कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, बनकर तैयार हो गया था, संविधान सभा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बाद 24 जनवरी को इसकी फाइनल मीटिंग होती है। जो बच्चे काम थे वो सारे 24 जनवरी को समाप्त कर लिए गए थे। और उसके बाद एक तारीख और याद कर लीजिएगा, जो है आपकी 26 जनवरी 1900, ठीक है, 1950, जबकि आपका संविधान जो है लागू कर लिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो विधान परिषद इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसे भंग नहीं किया जा सकता, समाप्त किया जा सकता है। कुल 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद अभी है, बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय का स्थापित कब किया गया था? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1985 में क्या हुआ था, महिला एवं बाल विकास विभाग को बनाया गया था। ठीक है, लेकिन अगर हम मंत्रालय की बात करते हैं तो ये भी क्वेश्चन, एक भी आंसर सही नहीं है। 2006 में, ठीक है, मंत्रालय बना दिया गया था, लेकिन अगर विभाग की बात करेंगे तो 1985 में बनाया गया था। तो ये आंसर इस हिसाब से सही हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रतिनिधित्व है वो 20 होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जनसंख्या के प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, प्रवचन या विवाह? तो जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि जो होती है वो जन्म दर और मृत्यु दर से निर्धारित होती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से किसके द्वारा मानव सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया था? ठीक है, तो IMF के द्वारा, UNDP के द्वारा, यूनिसेफ या अंकटाड के द्वारा? तो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट पॉलिसी के द्वारा, ये प्रोग्राम के द्वारा ये बनाया गया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्न में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो ये है आपका मनरेगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 73 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन लॉरेंस वृक द्वारा मापा जाता है? अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, आय की विषमता? तो आय की विषमता को लॉरेंस वृक द्वारा मापा जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो बिक्री, भू राजस्व, स्थानीय मेलों पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्थानीय मेलों का जो कर होता है ना वो ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जाता है। अगला है आपका, भारत में निम्न 5 पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय विकास था? तो देखिए संपोषणीय विकास जो है ना, इसमें 11वीं भी दे रखी है और 12वीं भी दे रखी है। अगर हम संपोषणीय को संधारणीय विकास के हिसाब से इस क्वेश्चन को देखते हैं तो 11वां जो आपका है वो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन संधारणीय ना यहाँ पे संपोषणीय दे रखी है, तो ये क्वेश्चन भी हटा दिया गया, ये क्वेश्चन को भी हटा दिया गया था, क्या कहते हैं, आयोग के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे 5 ईयर प्लान भी देख लेते हैं। जो पहला 5 ईयर प्लान था वो 1951 से लेके 1956 तक चला था, जिसमें जो सबसे सारे इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सोशल सर्विस थी, इंडस्ट्री थी, पावर थी और कम्युनिकेशन था, ट्रांसपोर्ट था। इसके अलावा सेकंड जो 5 ईयर प्लान था वो 1956 से लेके 1961 तक चला और इसमें महल नोबिस मॉडल को अपनाया गया था। एटॉमिक एनर्जी के कमीशन पर ध्यान दिया गया था। दुर्गापुर स्टील कंपनी को बनाया गया था। रुड़की स्टील कंपनी को बनाया गया था। एग्रीकल्चर सोशलिस्ट पैटर्न को सोसाइटी को अपनाया गया था। तीसरा 5 ईयर प्लान जो होता है वो 1961 से लेके 1966 तक रहता है, जिसमें सेल्फ रिलायंस,
एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री था। 5th 5 ईयर प्लान 1974 से लेके 79 तक रहता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 66 से लेके 74 तक का जो टाइम है वो उस टाइम पे कोई भी 5 वर्षीय योजना नहीं चली थी। तो इसका मतलब ये नहीं खत्म हो गई थी। आपको पता है क्या कहते हैं 1961 से लेकर 66 तक की बात हो रही है। तो याद रखिएगा इंडिया चाइना का जो युद्ध हुआ था, जो चाइना ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था, वो भी इसी टाइम पे किया था, याद रखना। 5th ईयर प्लान में पॉवर्टी पर ध्यान दिया गया था, सेल्फ रिलायंस पर ध्यान दिया गया, 20 पॉइंट्स ऑफ प्रोग्राम थे, मिनिमम नीड प्रोग्राम को भी इसमें लागू किया था। 6th 5 ईयर प्लान जो है 1980 से लेकर 85 तक चला था, जिसमें मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्री प्रोडक्शन और लोकल डेवलपमेंट स्कीम पर ध्यान दिया गया था। इसके बाद 7th 5 ईयर प्लान की बात करते तो 1985 से 1990 था, जिसमें एम्प्लॉयमेंट, फूड गेन, जवाहर रोजगार योजना, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, इस पर ध्यान दिया गया था। 8 ईयर प्लान पर 92 से 97 तक चलती है, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को ध्यान में दिया गया था, यानी कि एलपीजी रिफॉर्म्स किए गए थे। 9th 5 ईयर प्लान 1997 से 2002 तक चला है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन, एससी एंड एसटी पर ध्यान दिया गया। 7 बेसिक मिनिमम सर्विस लागू की गई। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया। प्राइमरी एजुकेशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपनाया गया। न्यूट्रिशन सोसाइटी को अपनाया गया। इसके बाद 11th जो 5 ईयर प्लान है, ठीक है, ओके, 10, 11, 12 ये तीनों ही एक संग दे रखा है, तो चलिए उसको छोड़ देते हैं। जो 11th वाला है उसे देखते हैं। 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 तक चला है, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन यानी कि 2G स्पेक्ट्रम जो था वो हुआ था। इलेक्ट्रिसिटी, एनवायरनमेंट और साइंस पर ध्यान दिया गया। एनीमिया, क्लीन वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, रैपिड ग्रोथ और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया था। इसके अलावा 12वां जो था वो भी आपका चला था 2014 के आसपास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 2015-16 के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो उस टाइम पे थी 2.2। हमने टारगेट कितना रखा है, कितने का रखा है? 2.1 का रखा है, याद रखना। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्न में से कौन सी समिति गठित की गई है? तेंदुलकर, सक्सेना, लकड़वाला या हाशिम? तो हाशिम समिति को गठित किया गया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्न युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम, पेरियार अभ्यारण्य केरल या सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश? तो सिमलीपाल आपका सही नहीं है, ये मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, भारत के निम्न राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व के प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर निम्न पहाड़ियों में से किसमें अवस्थित है? शेवरॉय में, विलीगिरिरंगा में, जावादी में या मल्लमल्ला में? तो जो वेंकटेश्वर तिरुपति महाराज का जो मंदिर है वो, अगर यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें भी डाउट था, ठीक है, अगर यहाँ पे आप नल्ला मल्ला कर दो, ठीक है, नल्ला मल्ला पहाड़ी कर देते हैं, तो इसी की एक विस्तृत शाखा है जिसपे जाकर वेंकटेश्वर तिरुपति महाराज का मंदिर है। तो इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। राजस्थान मरुस्थल या थार मरुस्थल निम्न में से किसका विस्तार है? प्लियोसीन का, पैलियोसीन का, प्लिस्टोसीन का, अभिनव जमान या ओलिगोसीन का? तो ये प्लिस्टोसीन का है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? गोदावरी, ताप्ती, कावेरी या कबाम? तो ताप्ती नदी जो है वो आपके पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, याद रखिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 83 क्वेश्चन है। निम्न देशों में से किसमें प्रति गाय दूध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका डेनमार्क। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद देख लीजिए राज्य और सबसे ऊंची चोटी दे रखी है। तो देखिए केरल की सबसे ऊंची चोटी आपकी अनाईमुड़ी, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती है, उत्तराखंड की है आपकी नंदा देवी और तमिलनाडु की डोडा बेटा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। पहला सरीसृप, पहला कीट, कवच वाले जीव या पहला स्तनधारी, यानी कि कौन किस क्रम में आया था वो बताना है। तो सबसे पहले आपके आए थे कवच वाले जीव,
ठीक है, उसके बाद पहला कीट आया था, फिर उसके बाद सरीसृप आए थे, सबसे बाद में आए हैं स्तनधारी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 86वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर है आपका सागरीय या महासागर का पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है वो सबसे स्थिर होता है। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। निम्न ग्रहों में जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है, कौन सा हो सकता है? तो मंगल हो सकता है, मंगल पे ही पानी थोड़ा बहुत मिला है तो उसी की वजह से मंगल को हम सोच रहे हैं कि पृथ्वी के एक ऑल्टरनेट के तौर पे इसे यूज किया जाए। निम्न में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? जोग, कुचिकला, राकिम या केवती? तो कुचिकला जो है वो सही उत्तर है, यही सबसे ऊंचा है। ठीक है, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है थार्नफेट, कोपेन, ट्रीवॉट या टैम्प? तो कोपेन से संबंधित है कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। निम्न देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अर्जेंटीना में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मरुस्थल, सोरोरन, संयुक्त राज्य अमेरिका, तकलामकान चीन, कराकुन तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन ब्राजील? तो गिब्सन जो है वो ब्राजील में नहीं पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। स्वेज नहर के बन जाने के बाद भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी कितनी कमी आई है? तो ये आई है आपके 7000 किलोमीटर की कमी आई है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों में उनकी स्थापना के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सही उत्तर इसका डी है, यानी कि सबसे पहले कलकत्ता में बना था, उसके बाद शिमला में, देन उसके बाद बनता है पुणे और सबसे नया है जो है वो है नई दिल्ली। अगला है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर है, सही बात है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। चलिए, काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। तो सही नहीं है, यही है, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, यही गलत है आपका। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है भारत और चीन के बीच। आपको पता होगा मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज चलाई है जिसमें टॉप 25, टॉप 40, टॉप 50 में क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, उसमें भी मैंने इसमें से कई सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, आप उन सीरीज को भी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में किसके मुहाने का पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो डेन्यूब, हांगकांग, नील या मिसिसिपी? तो मिसिसिपी मिसौरी जो है उसी के मिसिसिपी मिसौरी जो है उसी की पंछी के आकृति वाला डेल्टा बनता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किससे संबंधित है? कस्तूरी मृग, गोल्डन, येलो थ्रोडेड या हंगुल? तो ये आपके हंगुल से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में कौन मृदा से संबंधित है? इडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक या टोपोग्राफी? तो इडेफिक जो है वो आपके मृदा से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो जो आपका मेरे ख्याल से शायद तीसरा क्वेश्चन था इसी पेपर का, उसी में मैंने ये पूरा डिस्कस किया है, तो स्ट्रेटोस्फीयर इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ढींग एक्सप्रेस क्या है? तो ढींग एक्सप्रेस एक कोलकाता के मध्य रेलगाड़ी है, हेमा दास का मुंह बोला नाम है। ठीक है, पलवल तथा कुंडली के बीच एक्सप्रेस वे है, लोकप्रिय पत्रिका है। तो हेमा दास का मुंह बोला नाम है, याद रखना। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, 101 क्वेश्चन देखते हैं। पनामा पेपर के आधार पर भ्रष्टाचार के लिए निम्न देशों में से किसके प्रधानमंत्री को 10 साल के लिए सजा दे दी गई थी? तो बताओ, प्रधानमंत्री को 10 साल के लिए सजा दे दी गई है, तो ये आपका पाकिस्तान। ठीक है, तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्न में से किसकी बारंबारता की प्रचंडता बढ़ रही है? केवल चक्रवात की, केवल तूफान की, केवल बवंडर की, उपरोक्त सभी की? तो अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ये सभी कुछ बढ़ जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर होगा। निम्न में कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? स्ववासन यानी इन सीटू का उदाहरण नहीं है। जैव मंडल आगार, ठीक है, ये जैव मंडल आगार है, वनस्पति बाग है, राष्ट्रीय उद्यान है, पवित्र उपवन। तो पवित्र उपवन जो है वो आपका इन सीटू का पार्ट नहीं है, याद रखना। 104 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम रहा है? तो ये रहा है आपके हरियाणा में। सी ऑप्शन का सही है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
106वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामले के विषय में कुल विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? तो 55% करता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 107वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्वितीय प्रदूषक है? स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड या फ्लाई ऐश? तो स्मॉग जो है वो इसका सही उत्तर होगा। स्मॉग से रिलेटेड 2019 में भी क्वेश्चन आया है कि स्मॉग किससे बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है? तो प्रजातीय विविधता पाई जाती है अपने उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। बी ऑप्शन आपका सही है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक राष्ट्र को सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था, यानी COP21 कहाँ आयोजित हुआ था उस टाइम पे? तत्कालीन क्वेश्चन है क्योंकि ये 2018 का पेपर हम देख रहे हैं, तो उस टाइम पे हुआ था ये पेरिस में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो ये की गई थी 2008 में। बी ऑप्शन सही है। निम्न राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो पिछला भी क्वेश्चन यही था, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? 1968, 1973, 1984 या 1993? तो 1973 में ये लागू की गई थी, चालू की गई थी, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? जल तंत्र, घास का मैदान, वर्षा वन या फसली भूमि? तो फसली भूमि जो है वो मैन मेड है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्न में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक रह सकता है? जिराफ, ऊंट, कंगारू, कंगारू चूहा? तो कंगारू चूहा जो है वो रह सकता है। डी ऑप्शन आपका सही है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडायवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है आपके जामनगर में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की जा चुकी है? तो गोमती और अगर यमुना दोनों में से देखा जाए तो सबसे ज्यादा गोमती है। आयोग ने गोमती आंसर माना है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत उत्तर प्रदेश में निम्न जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो महिला साक्षरता जो दर है वो श्रावस्ती की सबसे कम है। सी ऑप्शन सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 119वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्न में से किस नगर से नहीं गुजरता है? तो ये नहीं गुजरता है आपके बस्ती से। ठीक है। 120वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा नहीं चुना गया है? तो लखनऊ, इलाहाबाद, गाजियाबाद या कानपुर? तो लखनऊ भी है, इलाहाबाद भी है, कानपुर भी है, लेकिन गाजियाबाद नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? कृषि, अर्थशास्त्र, औषधि या शांति? तो इन्हें दिया गया है शांति के लिए। डी ऑप्शन सही है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा किस फल की किस्म है? तो ये है आपकी अंगूर की। डी ऑप्शन का सही है। निम्न राज्यों में कौन इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो केरल है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला है, निम्न में से कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? तो ये है आपका चिली। सी ऑप्शन इसमें भी सही है। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन था? तो वो थे अरविंद पनगाड़िया। ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 8 मई, 5 जून या 16 अक्टूबर को? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है ये हर साल। ए ऑप्शन आपका सही है। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्न में से किससे संबंधित है? कृषि, संचार, स्वास्थ्य या शिक्षा से? तो ABC जो है वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। सी ऑप्शन सही है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये स्टीफन हॉकिंस की बुक है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इस पर पुस्तक भी बन चुकी, वो पिक्चर भी बन चुकी है, वो है आपके संजय बारू, यानी कि इसके जो राइटर है वो संजय बारू है। ठीक है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है। तो आज का जो पेपर है 2018 का जो पेपर है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
इसी तरीके से मैंने 19, 20, 21, 22 और 23 ये सभी पेपर्स अपने चैनल पे डाल दिए हैं विद डिस्क्रिप्शन के साथ, विद एनालिसिस आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हमारे 17, 16, 15, 14 और 13 का जो पेपर है वो रह गया है, वो भी आप लोगों के साथ मैं डेली या जैसे भी टाइम मिलता है वैसे मैं डालती जाऊंगी। एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो अपनी तैयारियों को बनाए रखिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। कमेंट में बताइएगा कि आपको इस चैनल पे या इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या कमी लगी, क्या सुधारा जा सकता है। तो अपने विचारों को प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।